इलेक्शन कैंपेन। सो लास्ट वीडियो में हमने नॉमिनेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इलेक्शन में लड़ सकते हैं, किस तरीके से नॉमिनेट किया जाता है, टिकट मिलती है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। So the main purpose of election is to give people a chance to choose the representatives, the government and the policies they prefer. So elections का सबसे मेन मोटिव क्या होता है कि जो लोग हैं, जो जनता है, उन्हें ये चॉइस मिले कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर पाएं कि कौन लोग उनको रिप्रेजेंट करेंगे, उनके बिहाफ पे डिसीजंस लेंगे, उनको चूज कर सकें। इसी तरीके से वो गवर्नमेंट को चूज कर पाएं। गवर्नमेंट कैसे चूज होगी? जिस पार्टी को वो सबसे ज्यादा पसंद करेंगे, उस पार्टी के कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे और जिस भी पार्टी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स जीत के आएंगे वो पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, राइट। इसी तरीके से कौन सी पॉलिसीज दे प्रेफर, मतलब कौन सी पॉलिसीज को वो प्रेफर करते हैं, वो चीज भी चूज करने का मौका लोगों को मिलता है थ्रू इलेक्शंस। क्योंकि पॉलिसीज कैसे डिपेंड करती हैं, हर एक जो पार्टी है उसकी अपनी पॉलिसीज होती हैं, उसकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, जिसके बेसिस पे वो लोगों को बताती है कि हम ये पॉलिसीज लाएंगे। तो जिस भी पार्टी की पॉलिसीज लोगों को ज्यादा अच्छी लग रही होती हैं, उस पार्टी को जो जनता है वो लाती है। बेसिकली उस पार्टी की पॉलिसीज को वो लाने के लिए उस पार्टी को वोट देती है। तो इस तरीके से इलेक्शंस के थ्रू लोगों को रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नमेंट्स एंड पॉलिसीज के कॉन्टेक्स्ट में लोगों को चॉइस मिलती है। Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative, which party will make a better government, or what is a good policy. तो क्योंकि जो इलेक्शंस हैं वो लोगों को ये सारी चॉइसेस प्रोवाइड कराते हैं कि वो अपने मर्जी के रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज को चूज कर पाएं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग हैं उनके सामने एक प्रॉपर फ्री एंड ओपन, मतलब खुले तौर पे, आप मतलब एकदम जनता के सामने ओपनली डिस्कशन होनी चाहिए इस चीज़ से रिलेटेड कि कौन अच्छा, कौन बेहतर रिप्रेजेंटेटिव है, या कौन सी पार्टी ज्यादा बेहतर गवर्नमेंट बनाएगी, या फिर कौन सी पॉलिसी अच्छी पॉलिसी है। तो जिन चीजों को लेकर जनता वोट देने वाली है, वो सारी चीजों से रिलेटेड ओपन डिस्कशन होनी चाहिए। लोगों के बीच में इन सब चीजों पे डिस्कशन होनी चाहिए। दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स। और ये डिस्कशन कब होती है? ये इलेक्शन कैंपेन्स के थ्रू होती है। मतलब हम ये जो ओपन डिस्कशन की बात कर रहे हैं कि बेहतर रिप्रेजेंटेटिव कौन है, इससे रिलेटेड डिस्कशन हो गई, गवर्नमेंट कौन बेहतर बनाएगा, तो ये सारी जो डिस्कशन है वो लोगों के सामने कैसे आती है? इलेक्शन कैंपेन्स के थ्रू आती है। ये जो पूरी डिस्कशन है वो हम इलेक्शन कैंपेन्स के थ्रू करते हैं। इन आवर कंट्री सच कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर अ 2-week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग। तो सबसे पहले तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बताऊं कि इलेक्शन कैंपेन क्या होता है, तो इसमें क्या है कि जो पार्टी के कैंडिडेट हैं वो अपना प्रचार करते हैं, वो लोगों के सामने अपनी पार्टी को रखते हैं, अपना मोटिव रखते हैं, अपना एजेंडा रखते हैं, और लोगों के मतलब बीच में एक तरीके से वो अपना प्रमोशन करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को परसुएड करने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट उन्हें दिए जाएं। तो जैसे आपने प्रमोशनल एक्टिविटीज देखी होंगी, अगर कोई कंपनी है वो अगर किसी प्रोडक्ट को बेचेगी, सो दैट एडवर्टाइज इट्स प्रोडक्ट, कि वो अपने प्रोडक्ट की एड्स वगैरह चलाती है, उसके बारे में, उसके फीचर्स को बताती है, राइट। तो इलेक्शंस में भी क्या होता है, जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं उनमें क्या होता है कि जो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं वो अपना एक तरीके से प्रमोशन ही करते हैं, अपनी पार्टी का प्रमोशन करते हैं। वो लोगों के सामने अपनी पॉलिसीज को रखते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम आपके लिए ये चीजें करेंगे। सो दे बेसिकली ट्राई टू परसुएड पीपल टू कास्ट देयर वोट टू दैट पर्टिकुलर पार्टी। तो अगर हम बात करें हमारी कंट्री में, ये जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं ये कब शुरू होते हैं? ये जब फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो निकलती है, उससे लेकर जब पोलिंग होती है उस डेट के बीच में। मतलब जब इलेक्शंस होते हैं, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया जाता है। तो जो फाइनल कैंडिडेट, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो फाइनल कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने वाला है, इलेक्शन में खड़ा होने वाला है, तो जब ये फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है, उससे लेकर जिस डेट को एक तरीके से पोलिंग होनी है, तब तक हम इस पीरियड को, ये जो 2 हफ्ते का पीरियड रहता है, इसको हम इलेक्शन कैंपेन का पीरियड मानते हैं। इसमें इलेक्शन कैंपेन होता है। During this period, the candidates contact their voters, political leaders address election meetings, and political parties mobilize their supporters. तो इस पूरे टाइम में क्या होता है कि जो
कैंडिडेट्स हैं वो अपने वोटर्स से जाके मिलते हैं। आपने देखा होगा कि हो सकता है आपके एरियाज में भी कि इलेक्शंस के दौरान क्या होता है, इलेक्शन से पहले जो नेताजी हैं वो आपके घर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं कि जी हमें ही वोट देना। तो इस तरीके की जो पूरी एक्टिविटीज हैं वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान होती है, इन 2 हफ्तों के दौरान होती है। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्शन मीटिंग्स को पॉलिटिकल मतलब एड्रेस करते हैं। इलेक्शन मीटिंग्स कैसे, आपने देखा नहीं है, इलेक्शंस के दौरान जो नेता हैं वो बड़े बड़े भाषण देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जनता होती है सामने, हजारों लोग बैठे होते हैं, उनको एड्रेस किया जाता है। तो इस तरीके से पूरी रैलियां निकाली जाती हैं, वो लोग रैली निकालते हैं, भाषण देते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कोशिश करती हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट जो है वो मिले। तो अपने सपोर्टर्स को वो मोबिलाइज मतलब एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश करती हैं कि उनके जो सपोर्टर्स हैं वो उन्हें वोट दें। This is also the period when newspapers and television news are full of election related stories and debates. और इस टाइम पे क्या होता है कि हमें न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स में भी ये देखने मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूज़ है वो इलेक्शन से रिलेटेड ही होती है, उससे रिलेटेड स्टोरीज, उससे रिलेटेड डिबेट्स कि इस नेता ने उस पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगाया, उस पार्टी ने इसको ये कह दिया, और किस नेता ने किस रैली में क्या भाषण दिया, क्या वादे किए हैं। इस तरीके की पूरी जो स्टोरीज हैं, इस तरीके के जो पूरे डिबेट्स हैं, आपस में जो झड़पें चल रही होती हैं पार्टीज की एक दूसरे के बीच में, तो ये सारी चीजें न्यूज पे चल रही होती हैं। और मैक्सिमम चीजें आप जब इलेक्शन के दौरान देखोगे तो वो इलेक्शन से रिलेटेड ही न्यूज़पेपर में आपको देखने मिलेंगी। बट इलेक्शन कैंपेन इज नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक्स ओनली। बट अगर हम ये कहें कि इलेक्शन कैंपेन सिर्फ इन 2 हफ्तों में ही होता है तो वो कहना गलत होगा, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन सिर्फ इन 2 वीक्स तक लिमिटेड नहीं रहता है। Political parties start preparing for elections month before they actually take place. Political parties क्या करती हैं, वो असली इलेक्शन होने से महीनों पहले ही इस पूरे कैंपेन में जुड़ जाती हैं। जैसे अभी आप देखोगे कि 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो अभी से आप देखोगे मतलब पूरा इंडिया अलायंस बन चुका है, अलग अलग रैलीज निकाली जा रही हैं। अभी से जो नेता हैं, पूरे जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये अभी से एक्टिव हो चुके हैं, ये अभी से मतलब इन्होंने अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी है। जो अपोजिशन है उसने INDIA वाला अलायंस ले आया, और ये किस लिए लाया, ताकि वो अगले इलेक्शन में जो 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें ये अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको अपोज कर सके। सो यू कैन सी कि अभी 2024 दूर है, काफी दूर है, बट जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू हो गया है। एक तरीके से जो कैंपेन है वो अभी से शुरू हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि जो कैंपेन होता है, इलेक्शन का कैंपेन, वो सिर्फ ये जो 2 हफ्ते हैं कि फाइनल कैंडिडेट की लिस्ट से लेकर जो पोलिंग वाला है, सिर्फ इस 2 हफ्ते तक नहीं सीमित रहता, बल्कि इससे कहीं पहले शुरू हो जाता है। सो इन इलेक्शन कैंपेन्स पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज। तो इलेक्शन कैंपेन्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, वो कोशिश करती हैं कि जनता का जो अटेंशन है, जो उसका ध्यान है, वो बड़े बड़े इश्यूज की तरफ खींचा जा सके। जैसे कि अगर देश में एजुकेशन अच्छी नहीं हो रही है तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी, वो इस मुद्दे पर बातें खड़ी करेंगी, इस मुद्दे पर वो एक तरीके से डिबेट करेंगे, या फिर वो वादे करेंगे लोगों से कि अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो हम स्कूल फ्री कर देंगे, या फिर बच्चों की एजुकेशन फ्री कर देंगे, या फिर बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। इस तरीके से वो मुद्दों को खड़ा करेंगे। तो जो बड़े इश्यूज हैं, जैसे मान लो बेरोजगारी काफी बड़ा मुद्दा रहता है, सो दे विल ट्राई टू रेज दीज इश्यूज टू अट्रैक्ट द पब्लिक अटेंशन, कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इन बेसिक जो बड़े मुद्दे हैं उन पे ध्यान जाए, और उस चीज के चलते लोग उन्हें वोट दें। दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इश्यूज दैट गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस। तो अगेन कि ये जो बड़े बड़े इश्यूज हैं उनको किस लिए पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा रेज करती हैं, ताकि जो लोग हैं वो इन मुद्दों के बेसिस पे इन पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दे दें। Let us look at some of the successful slogans given by different political parties in various elections. तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, कुछ सक्सेसफुल स्लोगन्स के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जिन स्लोगन्स को पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने इलेक्शन में यूज किया था और उसके बेसिस पे जो वो पॉलिटिकल पार्टी है वो जीत भी गई। तो मतलब इलेक्शन कैंपेन के दौरान उस पॉलिटिकल पार्टी ने इन स्लोगन्स का इस्तेमाल किया था, और इन स्लोगन्स ने उस पॉलिटिकल पार्टी की काफी मदद की उन्हें जिताने में। So the Congress party led by Indira Gandhi gave the slogan of Garibi Hatao,
remove poverty in the Lok Sabha elections of 1971. The party promised to reorient all the policies of the government to remove poverty from the country. So 1971 के इलेक्शंस के दौरान जो कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम पे, जो कि इंदिरा गांधी जी द्वारा लेड की जा रही थी, मतलब उसे हेड कौन कर रहा था, इंदिरा गांधी जी। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, एक स्लोगन दिया जो कि था गरीबी हटाओ, जिसका मतलब है कि रिमूव पॉवर्टी की, देश में जो गरीबी है उसे हटाने की बात की थी उन्होंने। तो गरीबी हटाओ का जो स्लोगन है वो उन्होंने दिया था 1971 के इलेक्शन के दौरान। तो उन्होंने ये प्रॉमिस की थी लोगों से कि अगर उनकी गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो एक तरीके से जो पॉलिटिकल सिस्टम अभी चल रहा है, जो गवर्नमेंट की अभी पॉलिसीज चल रही हैं, उनको नए तरीके से शुरू किया जाएगा, उनमें चेंजेस लाए जाएंगे ताकि देश से गरीबी हटाई जा सके। The next slogan is Save Democracy was the slogan given by Janata Party under the leadership of Jayaprakash Narayan in the Lok Sabha elections held in 1977. तो 1977 के लोकसभा इलेक्शंस के दौरान जयप्रकाश नारायण जी जो हैं, जो कि जनता पार्टी के लीडर थे, उन्होंने एक स्लोगन दिया था सेव डेमोक्रेसी। सेव डेमोक्रेसी मतलब कि जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसे बचाने की बात ये कर रहे हैं। द पार्टी प्रॉमिस टू अंडू द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग एमरजेंसी एंड रीस्टोर सिविल लिबर्टीज। तो इस सेव डेमोक्रेसी के स्लोगन के थ्रू जयप्रकाश नारायण जी जो हैं, उन्होंने ये प्रॉमिस किया, जो जनता पार्टी है उसने ये प्रॉमिस की लोगों से कि जो हद से ज़्यादा पावर एक तरीके से प्रेसिडेंट ने अपने हाथ में ले ली थी एमरजेंसी के दौरान, क्योंकि 1975 से लेकर 1977 के दौरान इंडिया में एमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो जो जनता पार्टी है उसने बोला कि ये जो इमरजेंसी के दौरान जो एक्स्ट्रा पावर का इस्तेमाल किया गया है, जो लोगों की लिबर्टी वगैरह छीनी गई है, उसको हम रीस्टोर करेंगे, तो डेमोक्रेसी को एक तरीके से हम बचाएंगे। तो ये स्लोगन उन्होंने दिया। Then the third slogan is the left front used the slogan of land to the tiller in the West Bengal Assembly elections held in 1977. 1977 में जो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शंस हुए थे, मतलब उनके स्टेट के जो इलेक्शंस हुए थे, उसके दौरान लेफ्ट फ्रंट जो था उसने ये स्लोगन दिया था कि लैंड टू द टिलर। सो जो स्लोगन है वो लेफ्ट फ्रंट के द्वारा इसलिए दिया गया था कि वो बेसिकली ये चीज़ प्रॉमिस कर रहे थे लोगों से, या इस इशू को रेज कर रहे थे कि जो कल्टीवेटर है, जो पर्सन जिस खेत पे खेती कर रहा है, उसे उस खेत का मालिक बना देना चाहिए। सो जैसे कोई किसान है जो कि किसी लैंड पर खेती करता है, बट उस लैंड का वो ओनर नहीं है, वो काफी सालों से इस लैंड पे खेती कर रहा है और उसके लिए वो रेंट वगैरह किसी और को दे रहा है। तो मतलब इसमें केस में क्या है कि वो पर्सन उस जमीन का मालिक नहीं है। तो इस स्लोगन के थ्रू वो ये रेज करना चाह रहे हैं कि जो पर्सन जिस खेत पे काफी सालों से खेती कर रहा है, तो उसे उसका मालिक बना देना चाहिए। तो उन्होंने ये जो इशू है वो रेज किया। उसके बाद जो अगला स्लोगन है वो है प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज। तो इसमें जो तेलुगु पीपल हैं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट, बचाने की बात की जा रही है। सो दिस वाज द स्लोगन दैट वाज गिवन by N.T. Ramarao, the leader of Telugu Desam Party in Andhra Pradesh Assembly elections in 1983. तो 1983 के जो आंध्र प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसके दौरान जो एक लीडर थे, तेलुगु देशम पार्टी के लीडर थे एन.टी. रामाराव, उन्होंने इस स्लोगन को जो कि था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज, इसे यूज किया था कि जो तेलुगु पीपल हैं उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, तो इस तरीके से उन्होंने ये जो स्लोगन है वो रेस किया था। सो इन डेमोक्रेसी इट इज बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन्स द वे दे वांट टू। एक अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो सबसे सही यही रहता है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज एंड जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें हम एक तरीके से फ्री छोड़ दें कि वो अपने इलेक्शन कैंपेन में जिस भी तरीके से इलेक्शन कैंपेन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मतलब उन्हें हम उनकी मर्जी से करने दें कि वो जिस तरीके से कैंपेन करना चाह रहे हैं वो कर लें। बट इट इज समटाइम्स नेसेसरी टू रेगुलेट campaigns to ensure that every political party and candidate gets a fair and equal chance to compete. But अगर हम इस तरीके से फ्री छोड़ देंगे सबको कि जो जिस तरीके से मर्जी कैंपेन करना है वैसे करो, सो इट कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम कुछ कैंपेन्स को रेगुलेट करें, ये इंश्योर करने के लिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उन सबको फेयर एंड इक्वल चांस मिले कम्पीट करने का।
अगर हम सबको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो मान लो कोई पर्सन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो लोगों को फ्री गिफ्ट्स दे रही है, मतलब एकदम खुले आम 10-10 हज़ार की गड्डियां दे रही है, कह रही है कि तुम ये पैसा लो और हमें वोट देना। सो विल इट मेक सेंस? ये तो सरासर गलत हो जाएगा, राइट? तो वी नीड टू रेगुलेट द इलेक्शन कैंपेन्स एज वेल, दो इट इज लाइक आइडियल thing to do that in a true democracy or in a perfect scenario we should leave the political parties to do whatever they want, like to do the campaigns in whatsoever manner they want to. But this is something that exists in theoretical scenario, but if we talk about the real scenario, then this kind of freedom to the political parties can lead to inequality with some other candidates and political parties, and it can even lead to the injustice to the people. तो अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें, सो वी नीड टू रेगुलेट कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो किस तरीके से कैंपेन कर रही हैं, उसको हम ध्यान दें उसके ऊपर, ताकि वो कोई गलत तरीके से इलेक्शंस में जीतने की कोशिश ना करें और किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट्स के साथ अन्याय ना हो, उनके साथ इनजस्टिस या इनइक्वालिटी ना हो. अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स. तो हमारा जो इलेक्शन लॉ है उसके मुताबिक कोई भी जो कैंडिडेट है, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो किसी भी वोटर को ब्राइब मतलब घूस नहीं दे सकती, उसे डरा धमका नहीं सकती. अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, वो उनको नेम ऑफ कास्ट मतलब कि कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे वो उनसे वोट नहीं मांग सकते. यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो किसी गवर्नमेंट के रिसोर्स को इलेक्शन कैंपेन में नहीं इस्तेमाल कर सकते. स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर लोकसभा इलेक्शन और ₹10 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एन असेंबली इलेक्शंस. और ये एक तरीके से लिमिट लगाई गई है कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो 25 लाख से ज़्यादा रुपए नहीं इस्तेमाल कर सकती अपने इलेक्शन कैंपेन्स में, जब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वो इलेक्शंस कैंपेन कर रही हो, या फिर अगर जो स्टेट असेंबली है उसके इलेक्शन कैंपेन की बात हो रही है तो स्टेट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आप 10 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च नहीं कर सकते इलेक्शन कैंपेन में. इफ दे डू सो, देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड. अगर वो इनमें से कुछ भी करते हुए पाए जाते हैं तो भले ही वो बाद में इलेक्शंस जीत भी जाएं, उसके बावजूद भी जो कोर्ट है वो उस पार्टी को या उस पर्सन को रिजेक्ट कर सकता है. In addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election campaigns. और मतलब ये जो लॉ है इसके अलावा भी हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे मतलब एक तरीके से कुछ रूल्स पे वो एग्री करती हैं, उसको मानती हैं. So according to this, no party or candidate can use any place of worship for election propaganda. तो ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने आपस में इन्होंने एक तरीके से उस पर एग्री हुए हैं, तो वो वाला जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या कहता है कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो कैंडिडेट है, वो किसी भी पूजा करने वाली जगह को, मान लो कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पूजा की जाती है, जहाँ वर्शिप होती है, उसको अपने इलेक्शन प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता है. यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस. और कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, कैंडिडेट है, वो गवर्नमेंट की जो गाड़ियां होती हैं उनका इस्तेमाल, या फिर एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल, या फिर जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनका इस्तेमाल वो अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान नहीं कर सकती है. Once elections are announced, ministers shall not lay foundation stone of any project, take any big policy decision or make any promise of providing public facility. और जब एक बार इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं तो उसके बाद कोई भी जो मिनिस्टर है वो किसी नए प्रोजेक्ट का जो एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन है, मतलब कि कोई नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन नहीं करेगा, उसके लिए जो एक तरीके से शुरू होते हैं ना वो काम नहीं शुरू करेगा, और या फिर कोई बड़ी पॉलिसी का अनाउंसमेंट नहीं करेगा कि भाई कोई बहुत बड़ी पॉलिसी आ रही है, इस तरीके की कोई पॉलिसी की अनाउंसमेंट नहीं होगी. और ना ही वो लोगों को किसी पब्लिक फैसिलिटी के रिगार्डिंग प्रॉमिस करेगा. मतलब जैसे ही इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे तो ये सारी चीजें मिनिस्टर्स को नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी चीजें एंड पॉइंट पे काफी बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं लोगों को अपना मन बदलने में कि किस पार्टी को उन्हें वोट देना है. सो इसीलिए इलेक्शंस के तुरंत पहले ये चीजें करने को मना किया गया है.